हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट, जिसमें नंबर्स का लॉजिक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको ट्राई करिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि कहाँ से है। ये क्वेश्चन जो आपको एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में जो डेली बेसिस पे आपको PDF मिलती है, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए, मैं आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले इसको ट्राई करो, ठीक है ना। चलो पहले तो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 पर्सन्स की बात कर रहा है यहाँ पे। अराउंड 2 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर शेप्ड गार्डन सच दैट स्मॉलर गार्डन इज इनस्क्राइब्ड इन अ लार्जर गार्डन। तो बन गया होगा स्ट्रक्चर आपका। 4 पर्सन जो बैठे हुए हैं मिडल में, मिडल ऑफ द एज, मतलब जो साइड्स होती हैं ना स्क्वायर की, उस पर बैठे हैं ऑफ इनर गार्डन। एंड जो इनर वाले हैं वो फेसिंग आउटसाइड कर रहे हैं। रिमेनिंग क्या है, जो कि मिडल ऑफ द एज में बैठे हैं और आउटर गार्डन के और फेसिंग इनसाइड द सेंटर। यहाँ तक तो हमको स्ट्रक्चर बताया, तो मैंने क्या किया, ये बना दिया। यहाँ तक ऐसे बना लिया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन सिटिंग इन इनर गार्डन आर एग्जैक्टली फेसिंग द पर्सन इन द आउटर गार्डन, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अच्छा, ईच पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब चॉकलेट्स कौन कौन सी हैं, वो ये हैं 4, 6, 16, 25, 36, 49, 64, 81। बात ये कह रहे हैं। आगे क्या कहता है, देखो आगे कहता है बट नॉट द वन हुज चॉकलेट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इज सीटेड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई। समझना, तो ई के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब कहीं कुछ इस तरीके से 25 बैठा है। अब 25 क्या है, 5 का मल्टीपल है कि नहीं, और कोई है 5 का मल्टीपल? देखो कोई नहीं है, तो 25 ही है केवल। अब एक बात समझ में आ गई, ये बात कि ई कभी यहाँ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ई के नॉर्थ वेस्ट में, ई के नॉर्थ वेस्ट में जगह ही नहीं है कोई बैठने के लिए, मतलब कोई पोजीशन ही नहीं बैठ रही है। यहाँ समझ सकते हैं कि ई नॉर्थ वेस्ट में आ सकता है, ई यहाँ तो नॉर्थ वेस्ट में, ई यहाँ तो नॉर्थ वेस्ट ये, नॉर्थ वेस्ट ये, ई यहाँ तो 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 नॉर्थ वेस्ट ये। इतने केसेस बनाओगे क्या कॉपी में? नहीं भाई, आगे पढ़ते हैं, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। लेकिन आगे क्या कहता है, बी हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट एंड सिट्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वन हु हैव 25 चॉकलेट्स। तो अब कह रहा कि 25 जिसके पास चॉकलेट है उसके रिस्पेक्ट में, जिसके पास 25 हैं उसके रिस्पेक्ट में जो मेरा बी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और बी के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो 81 है, जो कि हाईएस्ट है। यही है ना हाईएस्ट, हाँ। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि मुझे इन दोनों का यूज़ करते हुए सोचना है कि ई की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। अगर मैंने तुमसे कहा ना कि ई यहाँ तो 25 यहाँ, जैसे ये वाली ई यहाँ तो 25 यहाँ, या ई यहाँ तो 25 यहाँ, या फिर ई यहाँ तो 25 यहाँ, अगर मैं 25 को यहाँ मानूँ या तो यहाँ मानूँ, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई प्लेस है जिसको मैं बी को लिख पाऊँगा? नहीं है ना, नहीं है ना। या तो फिर मैं 25 को यहाँ कहीं लिखना चाहूँ, सॉरी यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकता 25। तो अल्टीमेटली जो 25 आएगा वो मेरे इतने एरिया में ही आएगा, बैठेगा कहीं ना कहीं, इतने ही एरिया में कहीं ना कहीं 25 आएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तभी जाके 25 के रिस्पेक्ट में जो बी को मैं बैठा लूँगा कुछ इस तरीके से बैठेगा। इमेजिन करो ना, इमेजिन करो, जब मैं 25 को यहाँ मानूंगा तो मेरा बी यहाँ हो सकता है, अगर मैं 25 को यहाँ मानता हूँ तो मेरा बी यहाँ हो सकता है, अगर मैं 25 को यहाँ मानता हूँ तो बी मेरा यहाँ हो सकता है, अगर 25 को मैं यहाँ मानता हूँ तो बी मेरा यहाँ हो सकता है। तभी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो ये बात तो पता चल गया, अगर मैं 25 को यहाँ मानता हूँ तो कहीं ना कहीं इतने एरिया में मेरा कौन आएगा, ई आएगा। अब ई मेरा इनर टेबल में है या आउटर टेबल में, ये भी नहीं मालूम अभी मुझको ये भी नहीं मालूम कि ई मेरा इनर टेबल में है कि आउटर टेबल में है। आगे देख लेते हैं, कहता क्या है, ए एंड बी आर सीटेड इन डिफरेंट गार्डन। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी मेरा क्या है, डिफरेंट गार्डन में आना चाहिए, ठीक है। ए सिट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में ही ए होगा, समझ रहे हैं यहाँ पे, एच के रिस्पेक्ट में ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ए होगा। तो एच यहाँ कहीं अगर हम माने तो साउथ ईस्ट में ए यहाँ हम मान सकते हैं, इस जगह या फिर इस जगह। लेकिन अगर हम यहाँ कहीं माने एच को तो बात नहीं बनेगी। यहाँ मानेंगे एच को तो उसके डायरेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे है, इस तरीके से, ठीक है।
लेकिन एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, रुको, एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ई जो है फेसेस नॉर्थ, मतलब हमें यहाँ कहीं ना कहीं ई की जो डायरेक्शन है, मतलब ई की जो पोजीशन है वो फिक्स बता दी गई है। कैसे? ई नॉर्थ, मतलब ई ये नॉर्थ में देख रहा है और ये वाला ई आपका नॉर्थ में देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो यार एक बात बताओ, ये वाला ई तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ई के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो 25 मुझे डालना है नॉर्थ वेस्ट में, हम डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पे ये बात तो कंफर्म पता चल गई कि ई मेरा ये हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है यहाँ पे ये सब? तो अब मेरा ये बात पता चल गई कि 25 मेरा ये होगा या फिर ये होगा, मुझे ये नहीं मालूम अभी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे चीज़ें। लेकिन अगर हम एच को देखिए, अब एच के यहाँ सोच सकते हैं तो ए मेरा इस तरफ आएगा, क्योंकि हमको ऐसा भी बोला गया है यहाँ पे। ठीक है ना? आगे देखते हैं, ए सिट्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, एच एंड सी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब समझना, एच और सी एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहे हैं। एच के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो मुझे इस तरफ साउथ ईस्ट में मुझे ए को बैठाना, तो क्या कभी मैं एच को यहाँ लिख सकता हूँ क्या? कभी भी नहीं लिखूंगा ना, जगह नहीं है। हाँ, एच मेरा ये हो सकता है, एच और सी, और एच और सी मेरा ये हो सकता है, कुछ इस तरीके से हम सोचेंगे। लेकिन ये बात तो पता चल गई थी कि एच और सी एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहे हैं, ये बात पता चल गई। और ये बात भी कंफर्म पता है कि ई के नॉर्थ वेस्ट में 25, मतलब यहाँ हो या तो यहाँ हो, पर ये बात तो कंफर्म पता चल गई ना कि बी मेरा या तो ये होगा या तो ये होगा, पर क्या होगा नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम। ठीक है, अभी नहीं मालूम। बट अगर मैं बी को यहाँ मानता हूँ तो एच और सी जो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे वो यहीं कहीं आएंगे ना, या फिर मैं बी को यहाँ मानता हूँ तो एच और सी जो एक दूसरे के अपोजिट में वो यहीं आएंगे ना। अल्टीमेटली देखा जाए, मैं अगर आपको देखूं तो एच मेरा या तो ये होगा या तो ये होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एच के रिस्पेक्ट में मुझे ए को लिखना है, क्योंकि साउथ ईस्ट में ए है, तो ए कन्फर्म मेरा ये हो जाएगा। बोलो, कन्फर्म ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे ये बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक कि किस तरीके से मैंने ई और ए को फिक्स किया है। ई का तो पता था, ए को किस तरीके से फिक्स किया ये भी मालूम चल गया होगा आप लोगों को। आई होप सो क्लियर है। आगे देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है कि नहीं होती है। कहता क्या है, द वन हु हैज़ थर्ड हाईएस्ट नंबर चॉकलेट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के थर्ड हाईएस्ट नंबर पे आपके कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट 49 है। अब ये कौन है नहीं मालूम। आगे कहता है जी एंड डी आर सीटेड इन द सेम गार्डन। तो जी और डी आपके क्या हैं? सेम गार्डन में होने चाहिए। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, ए और बी आपके डिफरेंट टेबल में आने चाहिए, मतलब डिफरेंट गार्डन। ये बात पता थी 25 यहाँ होगा या फिर होगा 25 के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में मुझे बी को लिखना था, तो बी मेरा इनर टेबल में आ नहीं सकता, मतलब यहाँ भी आएगा नहीं, कन्फर्म बी ये हो जाएगा। और बी के पास मेरे पास पता है कि 81 नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, तो मैंने लिख दिया ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? आई होप सो नहीं होनी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं कि जी और डी सेम गार्डन में है, तो मतलब अगर हम कहें जी यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा, या फिर डी यहाँ होगा जी यहाँ होगा, अगर हमने जी और डी को आउटर गार्डन में लिखना चाहा। बट फिर वही बात बन जाएगी कि एच और सी को मुझे ये वाली पोजीशन तो मेरे सिर्फ एच और सी के लिए खाली थी, तो ये बात गलत है कि मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। जो भी जी और डी होगा वो मेरा इस तरफ होगा, या तो जी यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा, या फिर डी यहाँ होगा जी यहाँ होगा। वो बात की बात है, देख लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब मुझे यहाँ पे एच और सी को फिक्स करना है। कैसे करना है वो हम बाद में देख लेंगे। कहता क्या है, एफ हैज़ अ ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट बट नॉट हैव 9 चॉकलेट्स। तो भैया एफ के पास ऑड नंबर बट 9 नहीं है, तो 25 हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 25 या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब अगर एच हुआ या फिर सी हुआ, या फिर एच हुआ या तो सी हुआ, मतलब इन दोनों में से एच या सी के पास ही 25 जाएगा, ना कि एफ के पास 25 जाएगा, तो ये भी 25 नहीं हो सकता। अच्छा 49 बचता है, 64 मेरा ऑड नहीं है, 81 ऑड है बट ऑलरेडी है, तो मेरा बचा क्या? मतलब मेरे पास ये पता चला कि सी के सेकेंड लेफ्ट में एफ है, और एफ के पास क्या है? नंबर ऑफ चॉकलेट 49 है। ये बात मुझे पता चल गई है। अगर गुरु मैं यहाँ पे सी को लिखता तो सी के सेकेंड लेफ्ट में ए का गैप देखिए, एफ यहाँ आता, समझ रहे हो? और ये वाली पोजीशन किसके लिए है? डॉट वाली, या तो जी या तो डी, या तो जी या तो डी, तो मतलब सी मेरा अंदर नहीं आएगा, सी कन्फर्म यहाँ आएगा, एच कन्फर्म मेरा ये हो जाएगा। सी के सेकेंड लेफ्ट में एफ आएगा, और एफ के पास क्या था? 49 था।
अब जी और डी को कंडीशन को फिक्स करना है। तो आई होप यहाँ तक तो मतलब किस तरीके से कंडीशंस को मैंने लिया है, किस तरीके से मैंने उठाया है, आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। द एवरेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से मेरी टेस्टिंग चालू होती है, मतलब जितने भी हम हिट एंड ट्रायल्स करेंगे वो यहाँ से चालू करेंगे। द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ जी एंड डी आर इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ चॉकलेट ई एंड सी। एक चीज़ समझ लो कि ये कह रहा है कि जी और डी का एवरेज लेने पे ई और सी का नंबर ऑफ चॉकलेट का सम आना चाहिए। याद रखना हमेशा कि यह जो वैल्यू टोटल होगी वो कभी भी ऑड नहीं होगी, ऑलवेज इवन होगी, याद रखना हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी ऑड नंबर नहीं होगा, ये हमेशा इवन नंबर आएगा। अच्छा, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। तो जी जो है सेकेंड लोएस्ट क्या है, 9 के नेबर में नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई है। जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी हैज लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन हिम। मतलब जी जो है द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में मान लो x है, x नंबर ऑफ चॉकलेट, तो ये x की जो चॉकलेट है कम होगी एज कंपेयर टू जी। मतलब x के पास कम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए एज कंपेयर टू जी, जी के पास ज़्यादा और x के पास कम होनी चाहिए। E हैज़ मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन C, द वन हु हैज़ 16 एंड E आर डिफरेंट गार्डन। अच्छा, 16 प्लस E आपका डिफरेंट गार्डन में है। अब एक बार बताओ, 16 आपका E अगर आउटर गार्डन में तो 16 कहाँ जाएगा, इनर गार्डन में, इनर गार्डन में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब मुझे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल्स चेक करने पड़ेंगे, वो किस तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सोचने वाला यहाँ पे है, ठीक है ना। चलो देखो मैंने क्या बताया था कि ये पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा हिट एंड ट्रायल करना इस वाले से। अब एक बात बताओ, जी और डी के लिए हम पॉसिबल वैल्यूज़ ढूंढेंगे कि क्या हो सकती थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे इतना मालूम है कि 25 या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन कौन होगा नहीं मालूम, नहीं मालूम ना अभी। एक बात बताओ, आप सुनो, जी और डी आपके इन्हीं दो डॉट्स में आएंगे, जी या फिर डी, या फिर जी या फिर डी। अब बताओ, जब मैं जी और डी के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ ढूंढूंगा तो क्या मैं कभी 25 को कंसिडर करूंगा, क्या कभी भी नहीं करूंगा यार, क्योंकि 25 तो सी के पास जाएगा या तो एच के पास जाएगा, तो जी और डी में से कभी भी 25 दोनों में से कुछ नहीं होगा ना। तो मेरे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएगा उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 4, 9, 16, 36 और 64। इन्हीं वैल्यू में से जी और डी की वैल्यू निकल गई। पर मुझे इस तरीके से करना है कि सम करने पे, जी और डी का सम करने पे और डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो इवन आनी चाहिए, समझना। मतलब मुझे देखना है कि 4 और 9 का कॉम्बिनेशन कभी चेक करूंगा क्या, नहीं करूंगा यार, क्योंकि 9 + 4 13 होता है और 13 आपका ऑड नंबर है, हमें इवन नंबर लाना है, हमें इवन नंबर लाना है। तो मेरे पास ये तो कन्फर्म है कि 4 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन फेल हो गया, तो 4 के साथ 16 का कॉम्बिनेशन, 16 + 4 20, भाई इवन नंबर आ गया। लेकिन 20 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आएगा। तो मतलब जो मेरे पास ई और सी की जो वैल्यू होगी सम करने पे वो 10 आनी चाहिए। क्या पॉसिबल है, क्या कोई मैं ई और सी के लिए कोई ऐसी वैल्यू रख सकता हूँ जिसको ऐड करने पे मेरे पास 10 आए? थोड़ा सा सोचो यार, दिमाग लगाओ। ओरली आप देखोगे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन। आपने क्या किया, इसके साथ कॉम्बिनेशन लिया 4 का 36, 36 + 4 40, 40 का आधा करने पे 20। अब 20, अब इनमें से ई और सी का कौन सी वैल्यू ऐसी रखोगे कि 20 आए? यार एक बात बताओ, थोड़ा सा तो सोचो, सी या एच किसी एक की तो आपकी क्या होनी है, यहाँ पे 25 होनी है वैल्यू। चलो हालांकि मैंने माना कि सी की वैल्यू 25 ना हो कि एच की वैल्यू 25 है, तब भी तो ई और सी में हम कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं दे सकते जिसका सम करने पे 20 आ जाए। सर क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं। 16 और 4 दे दिया, 20 हो गया। अब मेरी बात सुनो, क्या कहा तुमने? 16 और 4, 16 और 4, ठीक है, तो मैं यही तो बोला 16 और 4। अब ये बात बताओ, ई या फिर सी को किसी एक को तो 16 तुम देते ही देते, ई या फिर सी, क्योंकि ई और सी की बात हो रही है, ई या फिर सी किसी एक को तो 16 देते भाई। अगर 16 इसको देते
तो 4 इसको देते, या फिर 4 इसको देते तो 16 इसको देते। भाई बोला क्या था मैंने आपसे कि 16 और ई आपके डिफरेंट टेबल में होंगे। मतलब अगर ई आपका यहाँ है तो इनर टेबल में किसी पर्सन के पास 16 नंबर ऑफ चॉकलेट है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चेक कर सकते ना, मतलब ले ही नहीं सकते, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो 4 का 64 के साथ 68 आ जाएगा। 64 प्लस 4 68, 68 का आधा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब बताओ मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन नंबर्स उठाओ, एक ऐसा ई और सी के लिए कि मेरे को ऐड करने पे 34 है। कोई नंबर है ऐसा क्या? कोई नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको जो वो मुझे 34 नंबर दे, 34 दे, कोई भी ऐसा नहीं है। सर कहोगे सर 25 और 9 देख लेते हैं एक बार, तो 25 और 9, 9 5 4, 9 5 14, 4 1 2 1 3 34। सर आ गया, 34 आ गया। 25 और 4, यही तो कॉम्बिनेशन कह रहा है, 25 और 4। तो हम देखते हैं इसको लेके चलते हैं, चलो ठीक है ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अगर ई और सी का कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे पास 34 आना चाहिए, और मैं 34 निकालने के लिए मैं 25 और 25 और 9 का कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, ऐसा इसने बोला। 25 और 9 का कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है। और ये बात भी मुझे पता है कि ई की वैल्यू बड़ा है, तो ई आपका 25 हो जाएगा, तब जाके सी आपका 9 होगा। तो 25 9 34 है। पर भाई मेरे बंधु मेरे, बताया क्या था इसने कि ई कहाँ पे है, इस तरीके से बैठना चाहिए ना, ई इस तरीके से, ई के रिस्पेक्ट में 25 मेरा होना चाहिए, मतलब नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ गलत बात हो जाएगी ना, तो मेरा 25 नहीं बनेगा। तो मेरा ये वाला भी कॉम्बिनेशन जो है रूल्ड आउट हो गया ना। तो ये तो कंफर्म पता चल गया कि मेरा 4 मेरी लिस्ट से हट जाएगा, मेरा 4 इस लिस्ट से हट जाएगा चेक करने की लिस्ट से। मेरे को चेक करना पड़ेगा 9 और 16, फिर 9 और 36, 9 और 34, इस तरीके से मुझे चेक करना पड़ेगा। आओ देख लेते हैं, 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा, एक ऑड नंबर देगा, पर मुझे इवन चाहिए था, तो वाला कॉम्बिनेशन मैं नहीं चेक करूँगा, रूल्ड आउट हो गया। 9 और 6, 9 और 36 आपका एक ऑड नंबर देगा, नहीं चेक करूँगा। 9 और 64 आपका एक ऑड नंबर देगा। देखो ना, 64 प्लस 9, 9 4 13, 3 होता है, 6 1 7, 73। 2 से डिवाइड है क्या? नहीं डिवाइड है, तो ये तो बिल्कुल ही रूल्ड आउट हो गया मेरा। 9 तो कभी नहीं चेक करूँगा। अब मैं 16 और 36 चेक करूँगा, और 16 और 64 चेक करूँगा। तो 64 प्लस 16 किया, तो पहले सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन चेक किया, तो 6 4 10, 6 7 8, 8 मतलब 40 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। मतलब ई और सी को मुझे इस तरीके से वैल्यू देनी है कि 40 आ जाए मेरे पास सम। तो मैं यहाँ पे 36 और 4 करूँगा, तब जाके 40 आ जाएगा मेरे पास। 36 और 4 तभी तो आएगा मेरे पास। अब उसमें से भी मेरे को देखने दो, 36 और 4 करने पे आ जाएगा, है ना, 40। एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 16 और 64 वाला, तो बिल्कुल बनेगा। आगे देखते हैं, चलो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब जी और डी के लिए 16 प्लस 64। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जी की वैल्यू 16 है और डी की वैल्यू 64 है, नहीं, हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है, बट मैं एक पॉसिबल चीज़ लेके चल रहा हूँ, ये एक वैलिड केस बन रहा है। चलो 16 का 36 के साथ कॉम्बिनेशन लेके देख लेते हैं ना। 16 और 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52, 52 का आधा, 2 2 जा 4, 1 2 से 26। अब बताओ ई और सी के लिए हम ऐसी कौन सी वैल्यू दे, ई और सी के लिए, कि 26 आ जाए टोटल सम करने पे? कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। तो मतलब कि मेरे पास जो 16 और 36 वाला कॉम्बिनेशन वो फेल हो गया, बट 16 और 64 वाला भी मेरे पास वैलिड है। अब मैं लास्ट चेक कर लेता हूँ, 36 और 64, 64 प्लस 36, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 50 आएगा 2 से डिवाइड करने पे। अब बताओ ऐसा कौन सा हम दो नंबर ले ले ई और सी के लिए जिसमें आपका ई की वैल्यू बड़ी हो, सी की वैल्यू छोटी हो, और सम करने पे मेरे पास 50 आ जाए? कोई है क्या ऐसा वैल्यू? कोई है नंबर है ऐसा जो दे रहा हो? नहीं है। तो अल्टीमेटली देखा जाए कि मेरे पास जो जी और डी के लिए कॉम्बिनेशन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, 16 प्लस 64, दैट विल डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव्स मी 6 4 10, 16 प्लस 64 है, 16 प्लस 64, तो 6 4 10, 0 1 कैरी 6 7 8, 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव मी 40। तो अब मुझे 40 लाना है ई प्लस सी।
ई प्लस सी के लिए मुझे 36 प्लस 4 करना पड़ेगा, तब मेरे पास 40 आ जाएगा। अब जिसमें से मुझे पता है कि ई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो ई की वैल्यू 36 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये बात पता चल गई। अब जैसे ही पता चला इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 25 होनी थी, तो जब सी 4 हो गया नंबर ऑफ चॉकलेट, तो एच के पास चली जाएंगी 25 नंबर ऑफ चॉकलेट्स। बात समझ में आ रही है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आई होप सो क्लियर है। अच्छा, अब जी और डी में से मुझे इतना मालूम है कि 16 और 64 जाना है, ठीक है, 16 और 64। तो जो बचे नंबर ऑफ चॉकलेट्स केवल वो 9 बची, तो 9 यहाँ हो जाएगा। और ये बात पता था जी और 9 एक दूसरे के नेबर में नहीं, तो कभी जी यहाँ नहीं आएगा ना इस जगह पे, तो कन्फर्म जी ये हो जाएगा, डी कन्फर्म ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बताया था कि जी के जो बगल में है, मतलब जी के इमीडिएट लेफ्ट वाला पर्सन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 25 आ रहा है, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू जी, एज कंपेयर टू जी। तो अगर जी की वैल्यू मैंने 16 दे दी, तो क्या जो जी के इमीडिएट लेफ्ट में है 25, उसकी वैल्यू 16 से ज़्यादा है कि कम है? ऑफ कोर्स वो तो ज़्यादा हो रही, तो ये वाली कंडीशन तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसका मतलब मुझे जी को 16 नहीं देना है, मुझे जी को 64 नंबर देना है। अब जी के पास जैसे ही 64 नंबर जाए, तो अब मेरी ये वाली केस तो वैलिड हो रही है कि जी के जो इमीडिएट लेफ्ट में पर्सन है उसके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम है एज कंपेयर टू जी, क्योंकि जी के पास 64 है, ज़्यादा है, और एच के पास क्या है, 25 है, जो कि कम है, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में ही 25 आ रहा है। अब एक आखिरी नंबर बचता है 16, तो डी के पास चला जाएगा 16। तो आपके पास जो फाइनल अरेंजमेंट बनता है वो ये बनता है। अगर यहाँ पे कोई डाउट होता है कि आप सर ये वाली पॉसिबिलिटी छोड़ दिए हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी करिए, आपका आंसर एक और बन के आएगा, तो मुझसे ये मत बोलना कि आंसर बन के आएगा। मुझको जो है तुम मेल करना अपना अरेंजमेंट। कहाँ मेल करोगे? रोहित ROHIT रोहित @IBPSguide.com पे मुझे मेल करो। तो ये राइट अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मुझे कमेंट करके बताओ। तुमने ट्राई किया तो मुझे इसके आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इन सभी चारों क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा आंसर चाहिए। अगर आपने बनाया है, आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो, और आपका फाइनल अरेंजमेंट ये आ रहा है तो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट होता है वीडियो कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी, तो मुझे आप rohit@IBPSguide.com पे मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।